5 जून सन 1974 शाम 7:15 बजे प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर जे.एस. दीवान की आंखों के सामने उनकी पत्नी वरुणा दीवान की हत्या कर दी गई। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कुछ फोन घुमाए गए और पुलिस ने तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी। गाड़ी खोलने को चाबी लगा रहा था तो कुछ अजीब सी आवाजें आई। कैसी आवाजें? दबी सी थी, जैसे झटपटाने की। मैंने मुंह उठाकर उस तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तब एक हल्की सी चीख आई। मैं उस तरफ गया, वरुणा को नाली में पाया। वो आदमी उसके जिस्म से चाकू निकालकर भाग रहा था। दूसरा जो उसको पकड़े हुआ था वो भी भागा। I just didn't know what was happening. I just started shouting for help. उनमें से किसी की शक्ल देखी है आपने? मेरी नजर वरुणा पर थी। दोनों की कोई बात तो याद होगी। उम्र, कद, रंग। यही कुछ 20-25 साल के होंगे। जनाब, एक लड़के ने 2 आदमियों को सफेद टैक्सी में भागते हुए देखा है। जाके उसका बयान लो। सर, याद कीजिए आपने कुछ और देखा हो। It will be of great help. मैंने वरुणा को तड़पते देखा। मैं उसे अस्पताल ले गया। I could not save her. हाँ अंकल, पक्का CH-G9425 वाइड एम्बेसडर गाड़ी थी। वो उधर से। 7 जून कत्ल के 2 दिन बाद लड़के के स्टेटमेंट के आधार पर हत्या में इस्तेमाल की गई टैक्सी जब्त कर ली गई। उसके ड्राइवर श्यामजी लाल को भी हिरासत में ले लिया गया। गाड़ी में से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिन पर खून के निशान होने का शक था और उसी रात इंस्पेक्टर कबीर खान ने श्यामजी से पूछताछ शुरू की। साहब, एक बीड़ी मिलेगी क्या? उस दिन तेरी गाड़ी में कौन था? बोल। गरीब को मत मारो साहब। गरीब सबसे पहले मरता है श्याम जी, सबसे पहले। मुझको क्यों मारते साहब? मैं तो बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। श्यामजी ने यह नहीं बताया कि उस कागज में क्या लिखा था या वो किसने फेंका था, लेकिन सख्ती करने पर उसने इंस्पेक्टर कबीर खान को बताया कि वरुणा दीवान के खून के पीछे एक फौजी हवलदार मदन पासवान का हाथ था। श्यामजी जब पासवान से पहली बार मिला तब उसके साथ राजू नाम का एक मैकेनिक था। अप्रैल 15 को वो फौजी मदन पासवान और राजू मैकेनिक मेरे पास आए। बोले कि टैक्सी सेक्टर 14 ले जानी है। वहां जाकर उन्होंने गाड़ी एक लंबे चौड़े से बंगले के सामने रुकवाई। कोई बड़ी सी पार्टी चल रही थी साहब। गवर्नर चले गए, अभी आधे गेस्ट भी नहीं और तुमने उनको जाने दिया। You should have insisted. उनको रोक लेना था। वरना दीवान ने ध्यान से देख ले, हफ्ते भर का टाइम है तेरे दोरे, पहचान ले कभी किसी और का कांड कर दे। मुझे समझ में आ गया साहब जी कि मदन पासवान ने क्यों मेरी टैक्सी डॉक्टर दीवान के घर के सामने खड़ी करवाई। मैं सब सुन रहा था। पासवान राजू मैकेनिक को डरा धमकाकर वरुणा दीवान का खून करने के लिए उकसा रहा था। इसी वजह वो उसे वरुणा दीवान का रूटीन और उसके आशिक के साथ रंगरेलियों का चक्कर समझा रहा था। Stupid PM, इतनी सी बात के लिए इतने लोगों के बीच में मुझे पार्टी में से बुला लिया। कल ब्रिज के लिए तो आ रही हो। पासवान को मैंने कहते सुना कि डॉक्टर दीवान को सरकार ने अभी पद्मश्री दिया था और वरुणा दीवान ने इसी खुशी में इतनी बड़ी पार्टी दी थी साहब। डॉक्टर और वरुणा तो इतने सालों बाद भी कितने रोमांटिक हैं। वरुणा दीवान हैज रियल एपेटाइट फॉर रोमांस। असली रोमांस देखना हो तो कभी उसे पीएन सहगल के साथ देखना। कौन? पीएन सहगल? You know, I'd gone to Sector 17 market the other day and I saw these two. Oh, hi, Varuna. Hello, Kaveri. How are you? Congratulations. Congratulations, भाई. कहाँ है तुम्हारे डॉक्टर साहब? कहीं नजर ही नहीं आ रहे. अरे वो रहे। And who is that young charming woman with him? वरुणा के बारे में बात करनी। There you are, doctor. I just want to know, is this like vegetarian? वो बावड़ी फिल्म का ऊपर वाले मकान में रिया करे। साली अपने ने रात दबाई बतावे
वैसे वो वरुणा को फुट्टी आंख न सुहावे। कैसे मालूम? वो बड़ाऊ में देख रहे हैं ना, तो वही डॉक्टर का वकील है। वरुणा, I shouldn't be saying this, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही मुंह लग रही है। I hope you don't mind. नहीं कामनी, तुम ठीक कह रही हो। 1 महीना हुआ नहीं सेक्रेटरी बनके और बिहेव ऐसे करी जैसे घर की मालकिन। वरुणा जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। मुझे क्या मिलेगा? तेरे से कह तो दिया, तेरा भी ख्याल रखूंगा, तू काम ते कर। गुरु, जब इतना कुछ दिखा सुना चुका तो कुछ हमारा भी ख्याल रखना। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी फायदा उठा लूं, क्यों ना उस पासवान को ब्लैकमेल करके अपना चाय पानी का खर्चा निकाल साइड करूं। पर वो साला पासवान तो बड़ी ऊंची रकम निकला साहब, सही की मोटी गोली ठोक गया साला। बोला, श्याम जी अपनी टैक्सी काम पे लगा दे, इधर डॉक्टर की जोरू लड़की और उधर तेरी ऐश कटी, एक चमचमाती नई कार और एक पक्की नौकरी। और तू मान गया? गरीबी का सदका है साहब, 99 के लपेटे में आ गया। तो तू वरुणा दीवान का कत्ल करने के लिए राजी हो गया? अरे तौबा मेरे बाप की सरकार, मेरा काम तो सिर्फ राजू मैकेनिक को तड़ी दिखा के तैयार करने का था बस। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, साले झूठ बोलता है तू। मेरा हाथ तो सिर्फ छुरे के इंतजाम में था और 1-2 बार उन्हें अपनी टैक्सी में बिठाकर सेक्टर 14 ले गया था, डॉक्टर के मकान पर। तो छुरे का इंतजाम तूने किया और राजू मैकेनिक को कत्ल करने के लिए मजबूर किया। लेकिन कत्ल राजू मैकेनिक ने कहाँ किया साहब? वो तो 1 नंबर का बकरी निकला और एक दिन रात को डर के मारे भाग गया। सच बता, किसने किया कत्ल? सच सच बता, किसने किया कत्ल? वो बता तो रहा हूं साहब जी, जब राजू मैकेनिक भाग लिया तो वो मदन पासवान मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के क्लिनिक में घसीट के ले गया। पासवान बोला, डॉक्टर की सेक्रेटरी देवी मुंह बोली बहन है मेरी, और आज से तू उसकी भी ड्राइवरी करेगा। तो फिर तलाक? ठीक है, डिवोर्स नहीं। पीएन और वरुणा भाभी के बारे में जानते हुए भी भाई अब तो लोग खुलेआम बातें करते हैं। तलाक हुआ तो और भी करेंगे, यही करना था तो 28 साल निभाया क्यों? मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? देवी, ये सब फैसले वरुणा करती है और मैं उन्हें बदलता नहीं। पर मेरी गलती क्या है? मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, और मैं सफाई सुने बिना यहां से जाऊंगी नहीं। देखो देवी, तुम्हें जो बात करनी है वरुणा से करो। बात क्या करनी है? पैसे चाहिए होंगे। पैसे तुम्हें डिसमिसल लेटर के साथ मिल गए होंगे। 22 दिन काम किया था, 250 रुपए होते हैं। मिल गए ना? अगर पैसे दिनों के हिसाब से मिल रहे हैं तो मुझे और मिलने चाहिए। बात करनी है तो सीधी सीधी करो। मुझे दोहरे मतलब बात करने वाले लोग कतई अच्छे नहीं लगते। वरुणा, बेचारी विधवा, see if we can give little something. अगर कुछ देने से पीछा छूटता है तो पैसे दे दो। देवी, हम पैसे का इंतजाम कर देंगे। मुझे तुम पर तरस आता है। देवी, देवी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने जैसा कहा था वैसा करती तो ये सारी नौबत नहीं आती। तुम क्या कहते हैं? तुम्हारी तो जुबान भी किसी और की भाषा बोलती है। How can someone else take your decisions for you, Jess?
उसने तुमको नपुंसक बना दिया है। She's going to regret it. डॉक्टर दीवान और देवी की बातें सुनकर मैं समझ गया कि वरुणा दीवान के कत्ल की साजिश के पीछे पासवान नहीं बल्कि देवी है। साहब, देवी मैडम का तो उस वक्त गुस्से से माथा फिरा हुआ था। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी, बस मार दूंगी उसको, मार दूंगी। उनको देखकर तो जनाब मेरी भी हवा सी खिसक गई। फिर देवी मैडम ने गाड़ी झील की तरफ मुड़वा ली। वहां जाकर वो एक ज्योतिष से मिली। साहब, मैं इस आदमी से ब्याह करना चाहती हूँ पंडित जी। उनका नाम ज से शुरू होता है। कुंडलियां मिलाकर बताइए कि हमारी शादी हो सकती है कि नहीं। राशि मकर, उम्र 50 बरस। इसके हिसाब से तो वो शादीशुदा होने चाहिए। हैं पंडित जी। और हिंदू भी हैं। फिर दोबारा शादी कैसे हो सकती है? मैं ये सब सुनने नहीं आई। कुछ तो उपाय होगा, कोई पूजा, कुछ तो बताइए। हिंदू धर्म में ये संभव नहीं है बेटी। कुछ असंभव नहीं है। हमारा 7 जन्मों का बंधन है, मैं जानती हूँ। उसकी पत्नी है। अगर पत्नी ना हो तो तब तो हो सकती है ना शादी। हाँ, हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे और उसके ग्रह बहुत मिलते हैं। मिलते हैं ना पंडित जी, मुझे पता था। पत्नी की फिक्र मत कीजिए आप, वो तो मरने वाली है। मैडम जी, मैं एक आदमी को जानता हूं जो तुम्हारा काम कर सकता है और बहुत सफाई से कर सकता है। बॉर्डर पार की बहुत तो कम चीज है जी। 2 भाई थे, नाम था उम्मीद सिंह और कांति सिंह। पक्के कतली हैं दोनों, 10 नंबरी। मेरी टैक्सी में गेहूं की स्मगलिंग भी कर रखी है उन्होंने कई बार। पर साहब, मेरा करना इस सारे में इतना ही था कि मैंने उनकी मीटिंग मदन पासवान और देवी से कराई, सिर्फ इतना ही। एक औरत ने रास्ते से हटाना है। वो हटा देंगे जी। पहले ऐसा काम किया है? ओ मैडम, भाइयों जे कम कर दे तो बड्डे हुए सी। तुसी अपना कम दसो बस। पहले 25,000 रुपए नगद ते कम होने दे पीछे जमीन। तुसी यस करो तो समझो हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। 25,000 एक औरत ही तो है। फिर नहीं ठीक है, पर इतने पैसे जुगाड़ने में मुझे टाइम चाहिए। टाइम बम तुसी देखो, ਅਸੀਂ तो पहले नगद गिनांगे तां काम करांगे, समझे? नहीं, बहुत इंतजार कर दिया। मैं वादा करती हूँ कि काम होते ही आपको पैसे और जमीन दोनों मिल जाएंगे। बस आपने वरुणा दीवान को खत्म करना है। दिसंबर को यानी अमेरिका से लौटते ही 8,600 का सेल्फ चेक और 24 दिसंबर को 1,600 रुपए का चेक सेल्फ। ये सारे चेक माने? और 28 दिसंबर को 10,000 रुपया सेल्फ चेक में। 20,000 रुपया तुमने विड्रॉ किया और मुझसे पूछा तक नहीं। वो 24 दिसंबर वाला चेक जो था वो पीएन सहगल को दिया, सेक्टर 17 वाले क्लिनिक का इंटीरियर करने के लिए। बता नहीं उसने। देखो, तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी कोई दूध से धुले नहीं हो। देखो, हमारा बेटा आने वाला है, कम से कम विक्रम के लिए ये सब चीजें भूल जानी चाहिए। कुछ भी हो, तुम उसको इतना पैसा नहीं दोगे। That's all I want to say. वरुणा, इतना शक मत किया करो। वो 10,000 रुपए मैंने चैरिटी फंड को दिए। चैरिटी का दूसरा नाम देवी तो नहीं है? ये है डॉक्टर साहब का घर, बाकी बातें बाद में। घर देखने के बाद उम्मीद और कांति देवी मैडम से मिलने रॉक्सी होटल में गए थे। मैं भी गया था वहां पर।
एक बात ध्यान से सुन लो, उस औरत के साथ जो आदमी होगा उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ओ मैडम, उस वेले उस औरत के नाल कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद च गड़बड़ होगी। वो मेरी गुलाम नहीं कि मैं हुक्म दूं और वो मरने के लिए अकेली उठकर चली आए। वो दोनों शादी पे जा रहे हैं, घर से इकट्ठे निकलेंगे, काम तभी होगा। एक गल दसो तुसी, खबर तो पक्की है ना? हाँ। तो किवें पता है? सेक्रेटरी रह चुकी हूँ उनकी, खास कनेक्शन है उस घर से, गलत खबर नहीं दूंगी। अच्छा मैडम, तुसी कम होने तो बाद सबूत चाहते हो कि वरना दी हाथ या उंगली कट के ले आइए? कुछ नहीं, खून मेरे सामने होगा। इतना सब कुछ हो रहा था और डॉक्टर दीवान को भनक तक नहीं हुई। कहाँ साहब, उन्हें क्या मालूम, वो कोई ना थे वहां उस दिन रॉक्सी होटल में। देवी सेक्टर 14 कैसे पहुंची? तुम्हारी टैक्सी में? नहीं 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 साहब, नहीं। मेरी टैक्सी में तो उम्मीद, कांति और मदन पासवान लदे। वहां से हम सब ने जाकर 3 से 6 बजे वाला शो देखा सिनेमा हॉल पर। अमिताभ बच्चन की जंजीर लगी थी साहब। उसके बाद हम सब लोग, हाँ, वहां से सीधा सेक्टर 14 गए, डॉक्टर के मकान पर। उम्मीद और कांति अपनी तैयारियों में जुट गए। वरुणा, मैं तुम्हें आशा के यहाँ छोड़ता हूँ, बाद में मुझे पेशेंट देखना है। शादी ब्याह पार्टी में तो रोज ही जाते हैं, सब छोड़ो। आज हम दोनों घर पे रहते हैं अकेले। मैंने तो कैलाश से खाना भी बनवा लिया है और राधाबाई नहीं है। चलो जल्दी तैयार हो। कम ऑन, बी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तो लगता है वो दोनों बेवकूफ डॉक्टर साहब को कुछ कर देंगे। Hello, Dr. Divan. What are you doing here? Isn't it too early? Well, the show got cancelled. So, are you off your marriage? कैलाश, Hi. कैलाश मेरे साथ कोई खाना लगा देना, हम दोनों बाहर खाएंगे। बचाओ! बचाओ! कैलाश! कैलाश! डॉक्टर दीवान की एफआईआर से पुलिस को पता चला कि कातिलों के भागने के कुछ मिनट बाद ही राधाबाई और नौकर कैलाश ने वरुणा दीवान को नाले से निकालकर कार में लिटाया। कार को डॉक्टर दीवान खुद चलाकर डॉक्टर घोष की नर्सिंग होम ले गए। I'm sorry, Jess, she's no more. बस सरकार, उसके बाद तो आपने धर पकड़ लिया। श्याम जी के बयान की पुलिस ने तहकीकात की और उसकी बिना पर कई गिरफ्तारियां हुई। 8 जून सुबह 4 बजे मदन पासवान को पुलिस ने चंडीगढ़ कंटोनमेंट से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय मदन देवी के घर से यूनिट लाइंस लौट रहा था। उसी दिन 11:30 बजे इंडियन पीनल कोड की दफा 302 और 120 बी के तहत देवी को वरुणा दीवान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जून सुबह 11 बजे
अपनी पत्नी वरुणा के अंतिम संस्कार से लौटने पर डॉक्टर दीवान ने पुलिस को अपने घर इंतजार करते पाया। आई एम सॉरी डॉक्टर दीवान, मेरे पास आपके हाउस अरेस्ट के पेपर्स। डॉक्टर दीवान, मिसेस दीवान आपको किस हालत में मिली? वो नाली में पड़ी थी। 25 साल के एक्सपीरियंस से बताता हूं, उसे हेड इंजरी थी। उसकी नब्ज धीमी थी, दर्द से कराह रही थी। बाबूजी एकदम शांत थी। जब हमने नाले से उठाया तो बिल्कुल वे हिल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर घोष, जिन्होंने पुलिस निगरानी में वरुणा का पोस्टमार्टम किया था, उनके अनुसार भी नाले में गिरने के वक्त वरुणा मर चुकी थी। डॉक्टर दीवान, कातिलों ने आप पर हमला क्यों नहीं किया? ये आप उनसे क्यों नहीं पूछते? मुझे क्यों पूछ रहे? पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुझे हाउस अरेस्ट में रखा है। उन दोनों का हुलिया क्या था? ये 20-25 साल के जी 2 भाई थे। लेकिन श्याम जी ने पुलिस को दिए अपने बयान में उम्मीद और कांति की उम्र 45 से 50 साल बताई। उसके तमाम बयानात के आधार पर उम्मीद और कांति सिंह को गांव मियावाली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन उन्होंने कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद करवाया और शक की बिना पर डॉक्टर दीवान को गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त आने पर हम तुम्हें पूरी डिटेल्स बता देंगे। इंस्पेक्टर खान, क्या उमेश सिंह ने डॉक्टर दीवान का नाम लिया? मैंने कहा ना, अभी कुछ भी बताना इन्वेस्टिगेशन और केस दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है डॉक्टर दीवान को अरेस्ट करने के लिए। खामखा मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। डॉक्टर की स्टेटमेंट थी कि मिसेज दीवान करा रही थी, जबकि दूसरे गवाह दूसरे गवाह? अरे कौन से दूसरे गवाह? पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके नौकरों से झूठे बयान लिए हैं। अभी तक देवी ने पुलिस के सामने कुछ भी कबूल नहीं किया था। उसने मदन पासवान को भी पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को उसके घर से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो उसके और डॉक्टर दीवान के संबंधों की ओर इशारा करता हो। देख, जब तक तू नहीं बताएगी मैं पूछता रहूंगा, डॉक्टर और तेरे बीच क्या चल रहा था? मेरी पूरी फैमिली उन्हें जानती है। मेरे बाप, मेरे दादा। मैं तेरी फैमिली के बारे में नहीं पूछ रहा, अपने बारे में बता, सिर्फ अपने बारे में। देख, तू फंस तो चुकी है। अगर डॉक्टर के बारे में बता देगी तो शायद तेरी सजा कुछ कम हो जाए, वरना अकेली फांसी पर लटकेगी तू। जब पुलिस का बढ़ता दबाव देवी और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो उन्हें अपनी दोस्त के घर ले गई। वहां से बरामद हुआ देवी और डॉक्टर दीवान के रोमांटिक फोटोग्राफ से भरा एक एल्बम। पुलिस को वो कड़ी मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। अदालत ने डॉक्टर दीवान की बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी। मुकदमा शुरू होने में पूरा 1 साल लगा। प्रोसिक्यूशन के वकील मिस्टर कालरा के मुताबिक डॉक्टर दीवान इस साजिश के किंगपिन थे और कत्ल की प्लानिंग देवी वर्मा के दिमाग की उपज थी। इसलिए मैजिस्ट्रेट ने तय किया कि दोनों पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए। डॉक्टर दीवान की तरफ से वकील थे के लांबा और देवी के वकील थे DC चावला। वर्मा दीवान के कत्ल का मोटिव था डॉक्टर दीवान और देवी वर्मा के बीच मोहब्बत। योवाना, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि उस छुट्टियों की हैं जो कि डॉक्टर दीवान और देवी ने कश्मीर में एक साथ बिताई। प्रोसिक्यूशन लॉयर के मुताबिक इस किस्से की शुरुआत सन 1961 में हुई, जब देवी के पहले पति प्रकाश वर्मा की मौत डॉक्टर दीवान के ऑपरेशन टेबल पर ही हो गई। मौत का कारण एनेस्थीसिया का गलत असर बताया गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया। देवी वर्मा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बात नहीं बनी। सन 1966 में उसने तलाक ले लिया और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला डॉक्टर दीवान और उसकी मोहब्बत का। बस तभी से देवी वर्मा ने वर्मा दीवान को रास्ते से हटाकर खुद मिसिस दीवान बनने का निश्चय कर लिया था। इसकी ताकीद देवी वर्मा के जोशी आनंद दास से की जा सकती है। ये कई बारी मेरे पास आई, किसी डॉक्टर से विवाह करना चाहती थी। उसका नाम जैसे चालू होता है, मुझे उसका नाम कभी नहीं बताया गया। हाँ, जन्म पत्री जरूर दिखाई थी। ये आपसे चाहती क्या थी? इनके विचार में उस व्यक्ति की पत्नी एक कांटा थी जिसे ये रास्ते से निकालना चाहती थी। ये जन्म पत्री आपने बनवाई थी ना? इस पे सिग्नेचर तो आपके हैं। मैंने कोई जन्म पत्री नहीं बनवाई। पुलिस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर श्याम जी, कांति सिंह और उमेद सिंह ने अपनी इकबालिया बयान में कहा है कि आप वर्मा दीवान को खत्म करना चाहती थी ताकि आप खुद डॉक्टर दीवान से शादी कर सकें। ये सब झूठ है। डॉक्टर दीवान के साथ अपने संबंधों को छोड़कर बाकी सभी इल्जामों से देवी ने इनकार कर दिया।
उसका कहना था कि कत्ल वाले दिन तो वो घर से बाहर भी नहीं गई थी। पिछले 2 सालों से मैं लुधियाना रह रही हूँ। फिर 3 जून को मैं चंडीगढ़ आई क्योंकि मेरा बेटा जो यहीं रहता है वो बहुत बीमार था। मुझे तो मर्डर की खबर न्यूज़पेपर से मिली और फिर पुलिस ने मुझे हरास करना शुरू कर दिया। मुझसे ब्लैंक पेपर्स साइन करवाए। वो तो यहां तक कह रहे थे कि डॉक्टर दीवान को चिट्ठियां लिखो, नहीं तो हम आपको फांसी चढ़वा देंगे। आप देवी को कैसे जानती हैं? दीवान हमारे नेबर्स थे। वरुणा दीवान मेरी अच्छी फ्रेंड थी। उसी ने मुझे इससे मिलवाया, लेकिन वरुणा इसे लाइक नहीं करती थी। एक बार उसने मुझे ये भी बताया कि वो तो बिल्कुल घर की मालकिन की तरह बिहेव करती है। मिसेस कपूर, आपने अपनी बेटी की मंगनी डॉक्टर दीवान के बेटे के साथ क्यों तोड़ी? हाँ, वो मैंने रियलाइज किया कि हमारे बीच बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। क्या मतलब? एक बार हम दीवान्स के साथ हॉलिडे पर गए थे। वहां मैंने नोटिस किया कि वरुणा दीवान हमेशा पीएन सहगल की बगल में बैठती थी। मैं समझ गई, जरूर इन दोनों के बीच कुछ चक्कर है। ये बगल में होने से मिसेस कपूर का मतलब मैं समझा नहीं। जिन छुट्टियों की बात ये कर रही है, हम कई सारी फैमिलीज एक साथ छुट्टी पर गए थे। हमारे बीच 3-4 कारें थी। कई बार वरुणा मेरे साथ बैठती थी, कई बार उसे पीएन सहगल के साथ बैठना पड़ता था। बिल्कुल उसी तरह जैसे कई बार मिसेस कपूर मेरे बगल में बैठी थी। डॉक्टर दीवान, आप देवी वर्मा के साथ इन रोमांटिक फोटोग्राफ्स के बारे में क्या कहेंगे? देवी के साथ मेरे ताल्लुकात जो भी रहे हो, मेरे बीवी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। हमारे सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी के फोटोग्राफ्स सबमिट किए हुए हैं। उन्हें देखा जाए, हम कितने खुश नजर आ रहे हैं। योर ऑनर, मेरे खिलाफ ये मुकदमा एकदम झूठी और बेबुनियाद एविडेंस पर खड़ा किया गया है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट ये मानता है कि देवी वर्मा के साथ उसके ताल्लुकात थे, और जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया है, पिछले 9 साल से देवी उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रही थी। फिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि अचानक मेरा क्लाइंट देवी वर्मा के साथ शादी करने के लिए इतना डेस्परेट हो गया कि उसने अपनी बीवी को मरवा दिया? योर ऑनर, मिस्टर लांबा ठीक कह रहे हैं। इसमें कोई अचानक की बात नहीं हुई थी। मिसेस दीवान को मरवाने के लिए 3 कोशिशें हो चुकी हैं। इस वारदात से करीब 4 महीने पहले देवी वर्मा अपने धर्म भाई मदन पासवान के साथ एक मुजरिम करनी सिंह से मिलने गई थी। आपको वरुणा दीवान के कत्ल के लिए कितने पैसे दिए गए? जी मैं ते 20,000 रुपए मंगे सीगे। 10,000 एडवांस मंगया सीगा। मैनू पक्का याद है 28 तरीक सी 100 दियां गड्डियां सी। और ये पैसे दिए किसने? मदन पासवान, मैडम देवी मेरे को आए सी। मैनू पैसे दिते इन्होंने, मैं पैसे लेके पिंड टुर गया। योर ऑनर, ये डॉक्टर दीवान के बैंक मैनेजर की एक चिट्ठी है। 28 दिसंबर को डॉक्टर दीवान ने अपने बैंक से 10,000 रुपए विड्रॉ किए। 100 रुपए के नोटों की एक गड्डी। उसी दिन देवी वर्मा ने करनी सिंह को एडवांस दिया 10,000 रुपए। 100 रुपए नोटों की एक गड्डी। योर ऑनर, वो 10,000 रुपए डॉक्टर दीवान ने अपनी पत्नी वरुणा को दिए थे, और वरुणा ने वो 10,000 रुपए मिस्टर पीएन सहगल को दिए, जो कि एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं और डॉक्टर दीवान के 17 सेक्टर के नए क्लिनिक का इंटीरियर्स करवा रहे हैं। अब मिस्टर लांबा, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? के तुम पीएन सहगल को कोर्ट में नहीं बुलाओगे? लेकिन उसकी गवाही तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बस हम उसी से प्रूव कर सकते हैं कि वरुणा भाभी के कत्ल से तुम्हारा कोई नाता नहीं। करनी सिंह को तुमने पैसे नहीं दिए थे। देखो, पीएन कोर्ट में आया तो दोनों के अफेयर की बात उठेगी। के तुम मुझे डिफेंड करो, वरुणा को बदनाम नहीं। यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर तुम्हें वरुणा भाभी का इतना ही ख्याल था तो तुम देवी के चक्कर में कैसे पड़ गए?
तुम्हें पता है, जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन भाभी का मुझे फोन आया था। शी वॉज साउंडिंग सो डेस्परेट। वो ये जानना चाहती थी कि कहीं तुम उसे डाइवोर्स तो नहीं दे रहे। वो किसी भी कीमत पर पैचअप करने को तैयार थी। डॉक्टर, अगर तुम्हें देवी की सारी प्लानिंग मालूम थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? पता नहीं था यार कि वो इतने हद तक जाएगी। बहुत पीता है तू। मार मार के लाल पीला कर दिया, ठीक कैसे होगा? तोड़ दिया। पर जब पुलिस ने डॉक्टर जैसी मोटी हस्ती को नहीं छोड़ा तो मुझ जैसे टकमुंजे की क्या औकात? जब तू सारी बातें बताने को तैयार है तो मार क्यों रहे हैं तुझे? कहाँ बताई सारी बात? किसी ने लालच दे दिया था, छुपा ली एक दो। अब बाबू चुपचाप जा, सारी गल्ला सच्ची सच्ची दस दे, अप्रूवर बन जा। 99% गारंटी है, स्कॉट फ्री जाएगा तू। श्याम जी अप्रूवर बन गया और इस बार उसे अपना बयान मैजिस्ट्रेट के सामने देना पड़ा। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 के मुताबिक साजिश में शरीक व्यक्ति अपने साथियों के सभी जुर्मों के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो उन जुर्मों में शामिल हुआ हो या ना हुआ हो। श्याम जी की गवाही के आधार पर डॉक्टर दीवान, देवी वर्मा, मदन पासवान, उम्मीद और कांति सिंह इस कत्ल के मुजरिम करार दिए गए। योर ऑनर, इस अप्रूवर के गवाही से एक खास बात जाहिर होती है और वो ये कि कत्ल से 2 घंटे पहले श्याम जी ने डॉक्टर दीवान को रॉक्सी रेस्टोरेंट में उम्मीद सिंह से बात करते देखा। साहब जी 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੌਕਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। डॉक्टर साहब, छुरा ये चलाएगा। पैसे की फिक्र मत करो, काम ठीक से होना चाहिए। पुलिस से मैं निपट लूंगा। डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ बाहर आएंगे, बस काम तभी होना है, लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब जे तुसी उत्थे नहीं होगे तो चंगा रहेगा। नहीं, बहुत बार धोखा खा चुके, पैसे भी बहुत बर्बाद हुए। इस बार काम मेरी आंखों के सामने होगा। साहब जी असी बहुत मना किया, जे हो साला उत्थे ना होंदा तो असी भी ना फसदे। बस बस ठीक है। योर ऑनर, पुलिस के दबाव में आकर उम्मीद सिंह खामखा मेरे क्लाइंट को फंसा रहा है। कत्ल वाले दिन 4:30 बजे डॉक्टर दीवान अपने सेक्टर 10 वाले क्लिनिक में थे। वो रॉक्सी रेस्टोरेंट तो गए नहीं। शाम 4:30 बजे डॉक्टर दीवान अपने क्लिनिक में थे या नहीं, इस बात की तस्दीक करने के लिए अप्रूवर श्याम जी को कटघरे में दोबारा बुलाया गया। जी हाँ साहब, मैंने देखा था। वो उस दिन सब एक साथ रॉक्सी होटल से बाहर निकले थे। फिर जब मैं अपनी टैक्सी में बैठा सेक्टर 14 में उनके घर के सामने उम्मीद, कांति और मदन पासवान के साथ इंतजार कर रहा था तो मैंने देखा कि डॉक्टर दीवान देवी मैडम के साथ अपनी फिएट में उधर आए। अपना वादा याद रखना, उसके हटाने के 1 महीने बाद ही हमने शादी करनी है। देवी, तुम चाहती हो तो मैं अभी तलाक ले सकता हूँ। डाइवोर्स के पेपर फाइल कर दो। ये बात तो मैं 9 सालों से सुनती आ रही हूँ। योर ऑनर, पुलिस को दिए गए अपने पहले बयान में श्याम जी ने कहा था कि मौके वारदात पर देवी कैसे पहुंची ये उसने नहीं देखा। क्यों? तुमने यही कहा था ना। बार बार अलग अलग बातें पूछते हो और ऊपर से उम्मीद कि मैं हर दफा एक सा ही बोलूं। अब साहब मुझे क्या पता कि मैंने कब सच बोला था और कब झूठ। मुकदमा 3 महीने और चला। उम्मीद और कांति सिंह के पास वकील की फीस तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने देवी तक खबर पहुंचवाई कि वो उन्हें वरुणा के कत्ल की कीमत अदा कर दे। देवी ने डॉक्टर दीवान से मुलाकात करने की इजाजत मांगी, जो उसे मिल गई। हमें हफ्ते में 1 बार मिलने की छूट है, फिर भी आप आए नहीं अब तक। अपने बेटे की कसम, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा। श्याम जी जब पकड़ा गया था तब मैंने उसे चुप रहने के लिए लालच दिया था। कोई और ऐसा मत करो मेरे ऊपर। तुम्हारा मेरे साथ अफेयर मेरी सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर
डॉक्टर साहब, उम्मीद और कांति को अब तक पैसे नहीं मिले। वकील की फीस तक के पैसे नहीं है उनके पास। सारा दिन रोते रहते हैं बच्चे उनके विमेन सेल के बाहर। अपने बाप के करने का फल भोग रहे हैं। प्लीज, मैं ये लेक्चरबाजी सुनने के लिए नहीं आई। आपको उनकी पेमेंट करनी होगी। क्यों पेमेंट करूं मैं? तुमने हायर करा था, तुम करो उसकी पेमेंट। अफवाह थी कि देवी ने अपना फ्लैट बेचकर उम्मीद और कांति को पैसे दिए। मुकदमा 6 महीने और चला। यह साबित हो गया कि उम्मीद और कांति ने सिर्फ पैसों के लिए वरुणा दीवान का कत्ल किया, और यह भी कि मदन पासवान की इसमें बहुत अहम भूमिका थी। साफ नहीं हुई तो सिर्फ एक बात कि डॉक्टर दीवान इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार थे या देवी ने उन्हें धोखे से फंसाया था। योर ऑनर, अब हम ये देखेंगे कि कत्ल से ठीक पहले, उसके दौरान और उसके बाद डॉक्टर दीवान का क्या व्यवहार था। यह तो साबित हो ही चुका है कि डॉक्टर दीवान देवी को रॉक्सी रेस्टोरेंट से अपने घर लाए। उसके बाद योर ऑनर, डॉक्टर दीवान अपनी पत्नी को घर से बाहर लाए और कार के दरवाजे को खोलने में इतने उलझे कि जब उम्मीद और कांति उनकी पत्नी पे झपटे, वो देख ही न पाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के चश्मे बाइफोकल हैं, इसलिए कार की सही चाबी खोजकर दरवाजा खोलने में उन्हें थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन जैसे ही कार की लेफ्ट साइड पर उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई पड़ी, वो दौड़कर वहां देखने पहुंचे कि क्या गड़बड़ है। योर ऑनर, डॉक्टर दीवान का कद 5 फुट 9 इंच है और फिएट की ऊंचाई 4 फुट 11 इंच। कमाल है कि इसके बावजूद डॉक्टर दीवान उस तरफ जो हरकतें हो रही थी वो देख ना पाए। मैं डॉक्टर दीवान के खुद डिक्टेट किए हुए एफआईआर से कोट करता हूं। In a split second, I went round the car. Your Honor, 14 बार चाकू भोंकने में 4 मिनट तो लगेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि 3 मिनट 59 सेकंड डॉक्टर दीवान अपनी बाइफोकल लेंस से क्या देख रहे थे? अपनी बीवी को चाकू से छिदते हुए। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। वो कभी भी हाथ पर हाथ धरे अपनी बीवी का मर्डर होते नहीं देख सकता था। अगर आपका क्लाइंट अपनी बीवी को इतना प्यार करता था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट मदद के लिए चिल्लाया था, तभी तो कैलाश और राधा भाई वहां पर पहुंचे। बचाओ बचाओ कैलाश! योर ऑनर, हमारा प्रूवर बगल में खड़ा हुआ था और उसने डॉक्टर दीवान को चिल्लाते नहीं सुना। डॉक्टर दीवान के कपड़ों पे, हाथों पे एक खून का धब्बा नहीं था। उन्होंने अपनी बीवी को उठाने में हाथ तक नहीं दिया, जबकि उन्हीं के गवाह के मुताबिक वो उस वक्त जिंदा थी। मैं एक बार फिर उनके एफआईआर से कोट करता हूं। She was lying there groaning. जबकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर घोष के मुताबिक जब वो कांति सिंह के साथ नाले पे गिरी, वो मर चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर दीवान झूठ बोलते हैं जब वो कहते हैं कि वो जिंदा थी अस्पताल जाने के समय। वो मर चुकी थी, जैसे कि वो चाहते थे। मैं 25 साल से डॉक्टरी प्रैक्टिस करता हूं, जिंदा और मुर्दा में फर्क अच्छी तरह जानता हूं। डॉक्टर दीवान के खिलाफ काफी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। कत्ल के लिए करणी सिंह को 10,000 रुपए की पेमेंट करना, रॉक्सी रेस्टोरेंट में उम्मीद सिंह से मिलना। इसके अलावा डॉक्टर दीवान के अनुसार नाले से निकाले जाने के वक्त वरुणा करा रही थी, जबकि उनके नौकर कैलाश का बयान था कि उस वक्त वरुणा खामोश थी। अदालत ने डॉक्टर दीवान के साथ देवी वर्मा, मदन पासवान, उम्मीद और कांति सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम इन्वॉल्व हो तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। देवी
that? स्टेट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने उम्मीद और कांति सिंह के केस को बाकी अभियुक्तों से अलग करके देखा। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने डॉक्टर दीवान, देवी और मदन पासवान की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा, लेकिन उम्मीद और कांति सिंह को मौत की सजा सुनाई। एक मिनट साहब जी, मैं 16 कत्ल कितने ने तो कांतिप्रा ने 10। साढ़ा तो अयो हश्र होना सीखा, पर हमें एक ही बात का शिकवा है कि यहां पर एक बहुत बड़ी गलती रह गई। नहीं तो इथो एक फंदा और लटकना चाहिए सीगा डॉक्टर लई। अपने अच्छे व्यवहार के कारण जेएस दीवान 11 साल बाद रिहा कर दिए गए। वे आज भी बतौर डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्याम जी को मुकदमा खत्म होते ही रिहा कर दिया गया। वो चंडीगढ़ छोड़कर वापस अपने गांव चला गया। मदन पासवान ने 14 साल की सजा काटी। आजकल वो दिल्ली में रहता है और कपड़े एक्सपोर्ट करने का धंधा करता है और देवी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। देवी वर्मा ने वरुणा दीवान के कत्ल के लिए 14 साल की सजा काटी, लेकिन डॉक्टर दीवान के साथ रहने का उसका ख्वाब ही रहा। जेल में उसे नशीली दवाओं की लत लग गई। आज वो आजाद है, लेकिन कंगाल। नशे की हालत में उसे आज भी हिसार की सड़कों पर भटकते देखा जा सकता है। प्रिया सुन, मैं इसी उम्मीद पर उधार ले लेकर लॉटरी पर दाव लगाता रहा कि शायद पैसे जीतकर मैं अपना कर्ज उतार लूंगा। मैं हारता गया और कर्ज बढ़ता गया। मजबूर होकर मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं। सुमन, मैं तुमसे और मेघा और एकता से बहुत प्यार करता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शंकर। माय लॉर्ड, 10 जुलाई 1993 की रात को शंकर त्यागी ने अपने सर पे गोली मारकर आत्महत्या कर। 2 साल पहले उसने एक्टिविस्ट लॉयर रमणीक सिंह ने अदालत को बताया कि शंकर त्यागी ने 2 साल पहले अपनी जिंदगी भर की कमाई से एक छोटा सा प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू किया था। नए बिजनेस में उसका सारा पैसा डूब गया। हताश होकर एक दिन अपने दोस्त मदन शर्मा के बहकावे में आकर वो दिल्ली की एक लॉटरी मंडी में जा पहुंचा। आज तो बोनी कर ही डालो। देखो 100 रुपए की तो सवाल है और फिर जीत गए, नंबर लग गया तो 900 रुपए मिलेंगे। अरे मदन भाई, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अरे एक बार करने से कुछ नहीं होगा यार, एक बार ट्राई कर लो। देखो इसमें 20 के टिकटे हैं, ठीक है, और सबका आखिरी डिजिट तिक्का है। अगर तेरा तिक्का निकल गया तो तेरी बेटा जिंदगी भर मौज ही मौज। रख लो यार, देखो गेम शुरू होने वाला है। रखो रखो। आज मदन मुझे जबरदस्ती लॉटरी खिलाने ले गया और वहां मैंने 100 रुपए लगाए और 900 रुपए जीत गया। ये देखो तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। ये लो सुनो पैसे। मैं कहने वाली थी कि बच्चों की फीस भी देनी है और बिजली का बिल भी 350 रुपया है। आज से पैसे की कोई फिक्र नहीं, आज तो शुरुआत है। कल मुझे 100 रुपए दे देना, फिर देखना तो। नहीं, अब आप लॉटरी नहीं खेलेंगे। देखा नहीं मेरे भाई का सारा बिजनेस कैसे चौपट कर दिया इस मरी लॉटरी ने। आपको बच्चों की कसम है, आप लॉटरी नहीं खेलेंगे। अरे तो तुम यूं ही सीरियस हो गई। अच्छा चाय। अल्लाह हाफिज़। भाई त्यागी,
कुछ समझ नहीं पाया। 1 महीना होने को आया और एक भी प्लॉट नहीं मिला। अरे भसीन साहब, कमर्शियल प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत तेज चल रही है। एडवांस देने में 1 घंटे की देरी और प्लॉट हाथ से निकल जाता है। अबे आज शॉर्ट पंजा लगने वाला है, चलेगा? नहीं मदन भाई, तुम जाओ। ओए छोटू, चाय में इतनी चीनी क्यों कम रखता है? ये रहा 20,000 रुपया एडवांस के तौर पर, लेकिन अब प्लॉट जल्दी ही मिल जाना चाहिए। अरे साहब, अब एडवांस आ गया है, काम में देरी थोड़ी होगी। 1000 है, 5 नंबर पे 20। अरे शंकर, इधर इधर इधर। हाँ, मगर भाई 5 पे लगाया, ठीक है ना? फिट है, जीतेगा तू, देखना। लॉटरी बाजार में आने वाली हजारों की भीड़ का एक हिस्सा शंकर भी बन गया। खेल सीखना मुश्किल नहीं था। खिलाड़ी को बस 0 से 9 के बीच की किसी एक संख्या पर दांव लगाना होता था, और अगर घुमाया हुआ नंबर आपके टिकट पर छपे आखिरी नंबर से मेल खा जाए तो आप जीत गए दांव पर लगाए गए पैसों की 9 गुनी कीमत। अगले 2 दिनों में शंकर तरक्की करके 5 रुपए के टिकट से 1000 रुपए के टिकट पर पहुंच गया, लेकिन जीता एक कानी कौड़ी भी नहीं। सिर्फ 2 ही दिन में वो पुनीत भसीन के एडवांस दिए 20,000 में से 18,000 रुपए हार चुका था। कोई नहीं यार, हिम्मत नहीं आते। कल हारा, आज जीता, कल होगा फिर हमारा, देखना। आप आज इतनी देर कैसे हो गई? सुमन, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? आज बस में किसी ने मेरी जेब काट दी सुमन। कितने पैसे थे? 20,000। 20,000? बयाना दिया था किसी ने प्लॉट का, समझ नहीं आता लौटाऊं कैसे। शायद मदन दे दे इंटरेस्ट पे। इससे तो अच्छा है आप किरण दीदी से मांग लो। बात घर में रहेगी और सूद भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप जल्दी से इस प्लॉट की डील करा दो। बहुत प्रीमियम प्लॉट है ये भसीन साहब, और इसका दाम भी एकदम ठीक। अब मुझे तो जो पैसे देगा मैं उसकी जमीन कर दूंगा। ओके। अगले ही दिन पुनीत भसीन ने शंकर को 1 लाख रुपए और दिए, ये न जानते हुए कि जमीन पहले ही बिक चुकी है। शंकर का वादा था कि महीने भर में वो जमीन उसके नाम करवा देगा। इसके अलावा शंकर ने सुमन की बहन किरण से भी 20,000 रुपए उधार मांगे। किरण दीदी, मुझे बहुत अर्जेंटली 20,000 रुपए की जरूरत है। पैसे मिले तो मैं लेदर एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। लेकिन सुमन ने तो इस बिजनेस के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। अरे एक बार बिजनेस सेट हो जाएगी ना तो मैं उसे भी बता दूंगा। शंकर भैया, कोई भसीन साहब आए हैं, कहते हैं कि प्लॉट के बारे में कुछ बात करनी है। क्या ना, बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, बहुत बिजी हूँ मैं। क्या कहेगा? बिजी है बिजी। शंकर खेलता गया और हारता गया। इस दौरान मदन ने अपनी लॉटरी एजेंसी शुरू कर दी थी। उसने शंकर के लिए 1 लाख के टिकट बुक किए और शंकर एक ही दांव में वो सारे पैसे गंवा बैठा। इस हार से घबराकर शंकर ने मदन से ब्याज पर 50,000 रुपए और लिए, लेकिन महीने भर के अंदर शंकर वो भी हार गया। मदन के बाद शंकर मार्केट से भी पैसा लेता गया और लॉटरी में हारता गया। अगले 2 महीनों में शंकर का कर्ज बढ़कर 6 लाख रुपए हो गया। नतीजा, शंकर को अपनी दुकान बेचनी पड़ी। त्यागी है? महीने भर में प्लॉट दिलवा रहा था, उसका क्या हुआ? आप लोग दुकान पे जाके बात कीजिए ना। दुकान बिके तो बहुत दिन हो चुके हैं। अरे वसीम साहब, आप ही के काम के लिए तो क्या हुआ था। तुम अंदर जाओ। मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दे त्यागी। पैसे मिलते ही लौटा दूंगा। नया बिजनेस शुरू किया ना मैंने। कान खोलकर सुन ले त्यागी, अगर 10 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं लौटाए तो दुकान में के आपने बताया भी नहीं।
अरे भाई, प्रॉपर्टी का बिजनेस मंदा चल रहा था, इसीलिए तो मैंने दुकान बेचकर एक कुरियर सर्विस की कंपनी शुरू की है। रात रात को घर नहीं आना, इसीलिए। भाई, जब धंधा शुरू करना है तो मेहनत तो करनी होगी, और तुम हो के सीआईडी की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई हो। यही मैं पास ही वसूली के लिए आया हूँ, एक दुकान से। अब वो भसीन साहब और किरण दीदी के पैसे? वही तो लेने जा रहा हूं मैं। तुम यहीं बैठो, मैं अभी अभी आता हूं। अरे, वो जगह औरतों के लायक नहीं है। सुमन 2 घंटे बैठी इंतजार करती रही। उस रात शंकर घर भी नहीं लौटा और अगले 2 महीने तक उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। मम्मी मम्मी, नंदन धोबी कह रहा था कि उसने पापा को हनुमान मंदिर के पास के लॉटरी मंडी में देखा है। इन्हें देखा आपने कहीं? रोज यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ आता है? वैसे यहाँ आता भी होगा तो मुझे तो दर्शन देने से रहा। पता नहीं कितने पैसे तो पहले ही लेके उड़ चुका है वो। चलिए चलिए, अभी धंधे का टाइम है, बाद में मिलना। भाई साहब, आप शंकर भैया को ढूंढ रही हैं? हाँ, वो रोज आते हैं यहाँ पे। आपको देखेंगे तो वो भाग जाएंगे। आप एक काम करिए, वो चाय वाले के पास बैठ जाइए। जब वो आएंगे मैं आपको इशारा कर दूंगा, ठीक? शंकर भैया, मैं कोई शंकर मंकर नहीं हूँ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करिए प्लीज, घर चलिए, घर चलिए, उसके घर चलिए। मैं शंकर नहीं हूँ। ऐसा मत करिए, आपने और एक तक औरों के बुरा हाल है, प्लीज चलिए। अरे, तो शंकर है, शंकर क्या? ससुरा बहुत दिनों से बचता फिर रहा था। ये लोग कौन है? मुझे बचा लो सुमन, ये लेनदार है, मुझे बचा लो। चलिए चलिए चलिए। क्या शंकर, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो भैया, भजनपुरा ले चलो। चुप करो तुम लोग। लेनदारों के डर से शंकर और सुमन उसी रात भजनपुरा छोड़कर शाहदरा चले गए। किरण ने अपने घर के पास उन्हें एक छोटा सा कमरा दिला दिया। मदन शर्मा और बाकी लेनदार जब शंकर को ढूंढने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने उसके भजनपुरा वाले घर पर कब्जा कर लिया। इन्हीं दिनों तकलीफों की मारी सुमन को किडनी का रोग लग गया था। फिर भी घर का खर्च चलाने के लिए उसने एक सरकारी स्कूल में 2000 रुपए की टीचर की नौकरी कर ली। सुमन, 1000 रुपए। फिर लॉटरी खेली? प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली है, नई नौकरी है, पैसे तो कम ही मिलेंगे। ओके, बाय। शंकर फिर झूठ बोल रहा था। ये पैसे शंकर ने लॉटरी में जीते थे। उसने अपना पुराना अड्डा बदल दिया था। अब वो शाहदरा लॉटरी मंडी में रोजाना जाने लगा। उसे उम्मीद थी यहाँ वो अपने लेनदारों से बचा रहेगा। फिर भी अपनी हिफाजत के लिए उसने एक लॉटरी बेचने वाले की मदद से एक रिवॉल्वर हासिल कर ली थी। सुनिए, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। इतनी सुबह डॉक्टर नहीं मिलेगा। अरे मैडम, डॉक्टर शंकर एट योर सर्विस। चाय।
है तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ऐसा करता हूँ ना, एक इंजेक्शन दे दूंगा, उससे काफी आराम आएगा। एक बार कर्जा उतर जाए, लॉटरी छोड़ दूंगा सुमन। आप लॉटरी छोड़ दीजिए, कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन लेनदार कब तक इंतजार करेंगे सुमन? लेनदार है, कोई कसाई तो नहीं। बहुत दिनों से भागता फिरता है ना तू। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो तेरा नया घर तो मैंने देख ही लिया। तेरी 2 बेटियां भी तो हैं। निकाल तेरी जेब में क्या, निकाल तेरी जेब में क्या। लेनदारों की धमकियों से घबराकर शंकर उस रात घर नहीं लौटा। हेलो हेलो किरण दीदी, मैं सुमन बोल रही हूँ। दीदी वो वहां तो नहीं है? हेलो मदन भाई साहब, मैं बोल रही हूँ, वो तो नहीं आए? शंकर घर वापस आया क्या? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ हाँ? पीछे गली में एक आदमी पुलिस ने पहचान के लिए बुलाया। मार डाला, मार डाला, मार डाला। मैं जानती थी ना इनके लेनदार मार डालेंगे। कैसे मारा है? मैडम आपके नाम ये सुसाइड नोट इनकी जैसे मिला। अगले 2 हफ्तों में लॉटरी के शिकंजे में जकड़े 6 और लोगों ने खुदकुशी कर ली। इन 7 लोगों की खुदकुशी की खबरों ने एक्टिविस्ट रमनीक सिंह को झंझोड़ कर रख दिया और उसने फैसला किया कि वो सुमन त्यागी को मुआवजा दिलवा कर रहेगा। लेकिन इससे शंकर की बेवा सुमन त्यागी को क्या मिला? उसके रिश्तेदार अपने घर में उसे रखना नहीं चाहते, और ठीक भी है। शंकर जो अपने पीछे इतना बड़ा कर्जा 10 लाख रुपए छोड़ गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शंकर के परिवार की मदद के लिए मैंने दिल्ली लॉटरी संघ से अपील की थी, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि शंकर की बेवा सुमन त्यागी को मुआवजा दिलवाने में मदद करे। मिस्टर सिंह, आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या एक कानूनन जुर्म है, इसलिए यह अदालत मुआवजे के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकती। मुआवजे के मामले को लेकर रमनीक सिंह ने कई अपीलें दाखिल की, लेकिन अदालत ने उन्हें हर बार ठुकरा दिया। फिर रमनीक सिंह ने सिंगल डिजिट लॉटरी बैन करने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया। सुमन जी, मैं चाहूंगा कि इस केस की पिटिशनर आप हैं। रमनीक सिंह की अपील के जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट देकर एसोसिएशन ऑफ लॉटरी ट्रेडर्स भी इस मुकदमे की एक पार्टी बन गया। साथ ही उन्होंने सरकारी वकील गोपी नायर को उनका केस लड़ने को राजी कर लिया। गोपी नायर ने लॉटरी ट्रेडर्स यूनियन का बचाव करते हुए कहा कि सरकार को लॉटरी से 350 करोड़ रुपए का फायदा होता है,
जिसे वो वेलफेयर स्कीम्स में लगाती है। रमणीक सिंह ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए जिरह की कि इन पैसों में से सिर्फ 23 करोड़ वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च होते हैं, जिसका एक पैसा भी लॉटरी से तबाह हुए परिवारों तक नहीं पहुंचता। साथ ही रमणीक सिंह ने सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन किए जाने की मांग की। क्योंकि सरकारी पॉलिसीज पे सवाल डाले जा रहे हैं, मैं यूनियन गवर्नमेंट और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस इशू कर रहा हूं। उनका जवाब आने तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। सुनिए, मैं किराया दे दूंगी। सुमन को पैसों की बहुत तंगी थी। फीस न दे पाने के कारण मेघा और एकता का नाम इंग्लिश स्कूल से कट गया। किराया न दे पाने पर सुमन को शाहदरा वाले मकान से निकाल दिया गया और उसे मजबूरन किरण के घर में पनाह लेनी पड़ी। अच्छा हुआ सुमन बहन तुम आ गई। ये कुछ पेपर से तुमसे साइन करवाने थे। लॉटरी खेलने वालों के परिवारों के सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। भाई साहब, मैं किसी दूसरे काम से आई हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं वो शाहदरा छोड़ना चाहती हूँ। बच्चों को तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। दीदी के घर में भी बहुत दिक्कत होती है। आप हमें वो भजनपुरा वाला घर दिलवा दीजिए। सुमन जी, वो तो बिना मारपीट के मिल नहीं सकता, और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे इस बड़े केस का बहुत नुकसान हो जाएगा, और मैं वो नहीं चाहता। किस काम का है आपका ये केस, जो मेरे बच्चों का पेट न भर सके, जो मुझे गुंडे बदमाशों की धमकियों से न बचा सके? मैं अपना नाम वापस ले रही हूं। सरकार ने नोटिस का कोई जवाब दिया? यस माय लॉर्ड, सरकार का मानना है कि अगर दिल्ली में सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दिया गया तो लोग हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डरिंग टाउन्स में जाकर के लॉटरी खेलना शुरू कर देंगे। माय लॉर्ड, सिंगल डिजिट लॉटरी अपने आप में खतरनाक जुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक आज तक कोई भी स्टडी लॉटरी के ऊपर नहीं हुई है माय लॉर्ड, ना साइंटिफिक, ना स्पेसिफिक और ना सोशल। क्या 14 दिनों में 7 आत्महत्याएं काफी नहीं है जो सरकार अब लॉटरी के बुरे असर को लेकर सर्वे करवाना चाहती है? माय लॉर्ड, स्टेट स्पॉन्सर लॉटरी ना ही गैर कानूनी है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी। इनफ मिस्टर सिंह, आपके आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट की मर्यादा के बाहर हैं। यह मामला कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39F का है। चूंकि आर्टिकल 39F एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अदालत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अदालत सरकार से अपील करती है कि वह सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दे। महीने भर में दिल्ली सरकार ने सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दिया, लेकिन लॉटरी व्यापारियों ने अदालत में अपील की और यह बैन हट गया। 24 मार्च 1998 को अदालत ने अपने अंतिम फैसले में एक बार फिर दिल्ली में सिंगल डिजिट लॉटरी को बैन कर दिया। लॉटरी की इस बड़ी लड़ाई में सुमन का दर्द तो जैसे कहीं खोकर रह गया। उसे इन अदालती लड़ाइयों से कुछ भी नहीं मिला। वो आज भी आर्थिक सहायता के लिए अपनी बहन पर निर्भर है। चलो गाइस, घर चलो। 5 मिनट। 5 मिनट्स कुछ नहीं, अभी चलो। रंजीत चलो प्लीज, लंच लगाने में हेल्प करो। चलो। अरे चलो चलो, मम्मी सेंटी हो जाएगी यार। ऐसी संडे के दिन काम वाम करके आती है, मूड खराब होता है उसका। ऋषभ टेबल लगाओ। Barry is probably edging it. तो अभी तक वहीं हो। हटा मत रे। ऋषभ, खाना लग गया। ऋषभ चलो यार, लग गया खाना। ऋषभ, टीवी बंद करो। बंद करो टीवी। ऋषभ, कम ऑन।
आ तो रहा था। ठीक है बैठो अब। चम्मच देना। तुम बैग नहीं दिया? नहीं। राजमा चावल पसंद नहीं है ना? मारूंगा एक पक्का। टीटी टूर्नामेंट के लिए कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए? व्हाइट वाली। खत्म कर। ऋषि बैग पैक कर लिया? ठीक है। ब्रश कौन करेगा? उठो, चलो जाओ ब्रश करो। ऋषभ उठो, देर हो रही है। ओ ऋषभ, टाइम हो रहा है, उठो। ऋषभ, चलो भाई, चलो, स्कूल का टाइम हो गया। 2 मिनट और प्लीज प्लीज। सोनिया, क्या हुआ? देखो यार, इसको बुखार लग रहा है। नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ। थर्मामीटर ले आ। I'm fine. हाँ, फाइन तो है। कल तो ठीक था। हो गया। हो गया, देखो कितना? 102। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे टूर्नामेंट के लिए जाना है। पहले डॉक्टर के चलते हैं, फिर टूर्नामेंट। चाहिए टूर्नामेंट के लिए डॉक्टर। चलो। ऋषभ, शुरू में ऋषभ का इलाज नजदीक के ही एक क्लिनिक में हुआ, लेकिन जब 10 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरा तो रंजीत और सोनिया ने उसे डॉक्टर भल्ला को दिखाने का फैसला किया, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड नर्सिंग होम ग्रीन फील्ड्स में बच्चों के डॉक्टर थे। डॉक्टर भल्ला को टाइफाइड का शक हुआ। उन्होंने ऋषभ का विडाल टेस्ट किया और उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। डॉक्टर ये ड्रिप कितने दिन रखेंगे आप? बस एक इंजेक्शन देते हैं, कल सुबह ले जाइएगा बच्चे को। इंजेक्शन क्यों? फिक्र की कोई बात नहीं है, बच्चे को टाइफाइड है, विडाल टेस्ट में वही आया है। बढ़िया, बच्चे को एक क्लोरोफिनोकॉल देना 5 ml। कल सुबह बच्चे को घर ले आ सकते हैं जी। ये लैरियन को क्लोरोक्विन लाने का है। डॉक्टर भल्ला ने ऋषभ को क्लोरोफेनेकॉल का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, लेकिन पर्ची में दवा का नाम नर्स मारिया मेनेजेस ने लिखा, उन्होंने खुद नहीं। केमिस्ट ने भी बगैर ये देखे कि पर्ची पर डॉक्टर के दस्तखत हैं कि नहीं, इंजेक्शन दे दिया। लेकिन मारिया ने क्लोरोफेनेकॉल की जगह गलती से लिख दिया था क्लोरोक्विन। 3 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन लगाने का है। नहीं, वो तुम दे दो, मुझे अभी बहुत सारे पेशेंट देखने राउंड पे। और जो ग्लूकोज लगा हुआ है वो भी लगा रहने देना, और नर्स आएगी तो उसको बोलना, नर्स आएगी तो बोलना। रंजीत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो गलत इंजेक्शन खरीद कर ले जा रहा है। क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। इस दवा की जरा भी ज्यादा खुराक जानलेवा हो सकती है। एक छोटी सी भूल भी जिंदगी और मौत के बीच के फासले को पल भर में मिटा सकती है। मामा ये लोग कितने और इंजेक्शन आएंगे? क्या करोगे ऋषभ? पापा 129 for 3। कितना वजन?
27 overs में और 23 overs में 132 और बना। ऋषि? 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 क्या इंजेक्शन दिया आपने उसको? ऋषि? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उसको? हमको क्या मालूम, रेसिडेंट डॉक्टर को बुलाइए। ऋषि? ऋषि? कीजिए भाई। रंजीत को इस बात का एहसास तक नहीं था कि शायद 3.5 मिनट में ऋषभ मर भी सकता था। ऋषभ को क्लोरोक्विन की दुगनी खुराक दी गई थी, वो भी इंट्रावीनसली। इसीलिए दवा का जहरीला असर फौरन और भयंकर तरीके से हुआ। ऋषभ को दिल का दौरा पड़ा। Sister, there's an emergency. My child has collapsed. Sister, will you call a doctor? डॉक्टर डीगरा इमरजेंसी रूम नंबर 3 में आइए। He's coming. इंजेक्शन देंगे जिस collapse. सही में पहले एकदम ठीक है बात कर रहा था। अच्छा, कौन सा इंजेक्शन दिया? डैडी को क्लोरोक्विन डॉक्टर बाला देने को बोला था। सिस्टर, इसको इंट्राकार्डिक एड्रेनालिन इंजेक्शन देना है। ओके। डॉक्टर साहब वो क्या है? इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसको फौरन रिवाइव करना होगा। डॉक्टर। या। ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। क्या हो रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मिश्रा को बुलाओ, फोन करके तुरंत। हेलो, अरे डॉक्टर मिश्रा, इधर एक इमरजेंसी केस हो गया है। वो बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ट्रीटमेंट किसका चल रहा था? डॉक्टर मिश्रा, मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। इस सिस्टर ने उसे इंट्रावेनसली कोई इंजेक्शन दिया और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ढींगरा उसे रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज। देखिए, आप घबराइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी। माय गॉड। जल्दी से ऑक्सीजन और मैनुअल वेंटिलेटर का इंतजाम कर। क्विक। डॉक्टर मिश्रा, जो कि ग्रीन फील्ड्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर एनेस्थेटिस्ट होने के साथ साथ हॉस्पिटल में पार्टनर भी थे, उन्होंने ऋषभ की ब्रीदिंग कंट्रोल में लाने के लिए उसे मैनुअल वेंटिलेटर पे रखा। ऋषभ का कार्डियक अरेस्ट तो ठीक हो गया, पर रह रहकर उसे दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर क्या हो रहा है ऋषभ को? आप क्या मशीन है, आप बताएंगे कुछ हमें? घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर माथुर। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। इसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन अब इसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है? इसे आप ठीक है ना? ये क्या हो रहा है इसे? मिसेस माथुर, मैंने कहा ना घबराइए मत। योर चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स। बस थोड़ी सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर चलकर बैठिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बुला लेंगे। प्लीज प्लीज मिसेस माथुर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज गिव अस द टाइम टू वर्क, प्लीज। 1.5 घंटा हो गया, ऋषभ को होश ही नहीं हो रहा है। यहाँ पता ही नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम है, कुछ ठीक से बता भी नहीं रहा। आप जल्दी आ जाइए डैडी प्लीज। मैं चौधरी अंकल को फोन करता हूँ। जी हाँ, सोनिया ठीक किया। ओके। बेटी, आपका कौन बीमार है? मेरा बेटा। सर, तुम्हें नर्स किसने बनाया? सर मेरे को क्लोरोक्विन ही सुनाई Oh, shut up. एक 10 साल के बच्चे को क्लोरोक्विन का इंजेक्शन। पर सर उसको क्लोरोक्विन सिरप भी प्रिस्क्राइब किया था। इंट्रावेनस इंजेक्शन और सिरप में फर्क होता है। Stupid.
तुम्हारी वजह से 10 साल के बच्चे की यह हाल हो गया। रंजीत माथुर जब और सहन नहीं कर सका तो उसने बाहर के कुछ डॉक्टर्स को फोन करके बुलाया, जिनमें उसके पिता डॉक्टर गोपीनाथ माथुर भी थे, जो खुद एक कार्डियक वस्कुलर सर्जन थे। रंजीत जानना चाहता था कि आखिरकार ऋषभ को हुआ क्या है। ऋषभ, सोनिया, दिल मजबूत रखो बेटी। बेटा, मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। कार्डियक अरेस्ट के बाद ऋषभ को रिवाइव करने में इन लोगों ने बहुत देर कर दी। ऋषभ ठीक हो जाएगा ना? गलत इंजेक्शन देने से कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन असली नुकसान उससे नहीं हुआ। ऋषभ को रिवाइव करने में जो देर हो गई, नुकसान उससे हुआ। किसी ने उसको टाइम पर ऑक्सीजन नहीं दी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की भी कोशिश नहीं की। जब ऋषभ के दिमाग को 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसे सिवियर ब्रेन डैमेज हो गया। डैडी, इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं? आपने उसको 1 मिनट भी देखा नहीं है। डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं उसे होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। रंजीत मेरे बेटे, समझने की कोशिश करो। His brain is dead. There is nothing we can do. It's all over now. ये नहीं हो सकता। मैं ऋषभ को जानती हूँ, वो ऐसे हार नहीं मानेगा, वो लड़ेगा। अगले 3 दिनों तक ऋषभ को मैनुअल वेंटिलेटर पर रखा गया। 24 घंटे डॉक्टर्स हाथों से पंप करके ऋषभ के फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाते रहे, लेकिन उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसे बमुश्किल जिंदा रखा जा रहा था। ऋषभ को कई किस्म की प्रॉब्लम्स ने जकड़ लिया। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, इरेटिक ब्रीदिंग, कन्वर्जन्स। उसके खून का प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया। ऋषभ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया गया, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो गया, तुम इसको होश नहीं आ रहा। वेल मिस्टर माथुर, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। डॉक्टर मिश्रा बार बार यही कह रहे थे कि मैनुअल वेंटिलेटर की मदद से ही ऋषभ पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन तक लगातार मैनुअल वेंटिलेटर पंप करके ग्रीनफील्ड्स के डॉक्टर भी हार मान गए। ऋषभ अभी भी कोमा में था। आखिरकार 6 अप्रैल 1993 की रात में ऋषभ को सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाया गया, ऑटो वेंटिलेटर पर रखने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, सिस्टर मुझे ऋषभ की केस शीट नहीं दे रही। आप परेशान क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं हूं ना, मैं तो साथ चल ही रहा हूं। केस शीट की क्या जरूरत है? अगले 20 दिनों तक सेंट्रल हॉस्पिटल के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आनंद ने ऋषभ को आईसीयू में रखा और तरह तरह के टेस्ट किए। डॉक्टर मिश्रा को ऋषभ की केस फाइल मजबूरन डॉक्टर आनंद को देनी पड़ी, यह बताने के लिए कि ऋषभ के रिवाइवल में इतनी देर क्यों लगी। डॉक्टर मिश्रा, रिवाइवल के प्रोसीजर तो नर्स तक को आते हैं, फिर ऋषभ माथुर केस में इतनी डिले क्यों हुई?
सर मैंने उसे रिवाइव करने की बहुत कोशिश की थी। क्या खाक कोशिश की थी? कम से कम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देते तो उसकी ये हालत तो ना होती। आई एम सॉरी सर, लेकिन उस समय ध्यान में नहीं आया। वैसे भी उस दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। तुम्हारे जरा सा ध्यान न देने के कारण उस बच्चे का यह हाल हुआ है। वो हमारे पास बुखार का इलाज कराने आया था और हमने We killed his brain. अब लोग ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल के नाम से भी कतराएंगे। वो बच्चा बचे ना बचे, लेकिन हम नहीं बचेंगे। वैसे उस बच्चे के बचने के चांसेस क्या हैं? बहुत रिमोट। ऋषभ के दिमाग का 80% हिस्सा खत्म हो चुका है। आप ऋषभ को बचा पाएंगे या नहीं? मिस्टर माथुर, ऋषभ को सांस लेने के लिए भी एक वेंटिलेटर जरूरत पड़ती है। अगर हम उसे बचा भी लेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए एक वेजिटेबल बन जाएगा। देखिए, हम आगे की बात सोच भी ले सकते हैं। अभी के लिए उसे बस बचा लीजिए प्लीज। मिसेस माथुर, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम ऋषभ को बचा भी लेंगे तो वो कभी बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, यहाँ तक कि अपना खाना भी निगल नहीं पाएगा, और शायद उसे सांस लेने के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़े। और आप लोग जानते हैं सपोर्ट सिस्टम क्या कॉस्ट करता है? हर दिन के हजारों रुपए। क्या आप लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे? तो क्या चाहते हैं आप? अपने हाथों से उसके सपोर्ट सिस्टम की नली को निकाल दें, मर जाने दें उसे। आपका बच्चा होता तो ये करते आप? जवाब दीजिए। ऋषभ को बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। डॉक्टर आनंद ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऋषभ को और आईसीयू में नहीं कर सकते। बहुत से पेशेंट्स को में समझ में नहीं आ रहा कहते। सर मुझे लगता है इस बच्चे को वापस ग्रीनफील्ड्स ले चलते हैं। पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमने इस बच्चे की देखभाल की। आखिरी सांस। हेलो मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर ऐसा करते हैं कि ऋषभ को ग्रीनफील्ड वापस ले चलते हैं। हम हैं ना, हम कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकालेंगे। देखो बेटा, सोचो मत, वक्त बहुत कम है, उसे डॉक्टरी केयर की जरूरत है। हम उसे वहीं रखेंगे, चाहे उसे सारी उम्र वहीं क्यों ना रहना पड़े। ऋषभ को वापस ग्रीनफील्ड्स ले जाया गया। अगले 4 महीने उसकी हालत काफी गंभीर रही। वो एक जिंदा लाश बन गया था। ना तो अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा हिला पाता था और ना ही किसी को पहचान पाता था, सोनिया तक को नहीं। डॉक्टर मिश्रा, इसके रिएक्शंस बहुत वीक हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि ये मुझे पहचान भी पा रहा है कि नहीं। इतनी स्लो रिकवरी होगी। मिसेस माथुर, ऋषभ के इम्प्रूवमेंट में अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है। डॉक्टरों के जवाब दे देने के बावजूद अगले चंद महीनों में ऋषभ की हालत में सुधार होना शुरू हुआ। बहुत मामूली सा ही सही, पर शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसके सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए। रंजीत वापस काम पर जाने लगा। सोनिया हॉस्पिटल में पूरे वक्त ऋषभ के साथ रहती थी। ओह सिस्टर, सुसु कर दी फिर से। आज तो चेंज करेंगे ना स्पंज के बाद शीट सिस्टर। ऐसा कैसे हो सकती है? हर 2-2 घंटे में शीट नहीं चेंज कर सकती। ऋषि बाबा आप भी करते हैं? हाँ सिस्टर, आपको पता है इसकी क्या हालत है? ये 2 महीने के बच्चे जैसा, इसके होश भी नहीं है और गंदे में पड़ा रहेगा फिर से। ऋषि बाबा भी ठीक करते हैं। सिस्टर आज प्लीज चेंज कराइए शीट। तूने कहा ला तो अपने घर से ला दो शीट। बेटा भी ठीक करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे 1 मिनट बात करनी है। यस, बोलिए। आपका स्टाफ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से पेश आ रहा है हमसे। मैंने ऋषभ के शीट्स चेंज करने को कहा और सिस्टर ने मना कर दिया। मिसेस माथुर, मैं अपने स्टाफ के बारे में एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता। वो पूरी तरह से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आप भी दिमागी तौर से परेशान हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन उसे थोड़ा तो आराम मिलना चाहिए।
कि नहीं? और एक बात आप मिसेस माथुर मान क्यों नहीं लेती कि अब ऋषभ के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना हम। हाय, ऋषभ कैसा? आपकी बच्ची कब से ऐसी है? मुझे गलत मत समझिए, मेरा बेटा 1 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपने आप खाना नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हमारी ज्योत्सना बचपन से ही ऐसी थी। जब वो काफ़ी छोटी थी तभी से हमने उसको एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाया। आप क्यों नहीं अपने बेटे को एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाती? वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सॉरी मिसेस माथुर, हम किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते। अगर ट्रीटमेंट में कुछ गलती हो गई तो बदनामी तो हमारी होगी। मगर ऋषभ के लिए वक्त बीतने के साथ साथ अस्पताल वालों का व्यवहार उनके साथ बहुत बेरुखा और अपमानजनक होता जा रहा था। रंजीत और सोनिया ने महसूस किया कि डॉक्टर मिश्रा आहिस्ता आहिस्ता सारी सुविधाएं हटाते जा रहे थे। ऋषभ को अस्पताल में रहते 1.5 साल बीत चुका था। डैडी, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हॉस्पिटल वालों का एटीट्यूड दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। रंजीत, ऋषभ को घर ले आओ। घर तो ले आए डैडी, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? सोनिया कब तक ऋषभ को संभालेगी? और पता नहीं कब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। तो कर क्या सकते हैं? दे आर वेरी पावरफुल। पहले तो उन्होंने ऋषभ का यह हाल कर दिया, फिर उसकी देखरेख के नाम पर हमें यहाँ 1.5 साल से रखकर अपना मोहताज बना रखा है। रोज हमें इल ट्रीट करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना चाहते हो तो केस करो उन पर। अपने पिता की राय मानकर रंजीत ने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। पूछताछ करने पर उसे राघवपुरी के बारे में मालूम चला, जो इस तरह के मुकदमों के लिए बहुत मशहूर थे। रंजीत को बेटा, मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ काम करेंगे, और फिर ये ऋषभ की बीमारी जो है ये भी तुम्हारे लिए बहुत सी जहनी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमें डटे रहना है। यही बीमारी तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अच्छा पुरी साहब, एक बात बताइए। पूछो। आप कह रहे थे कि हम नेशनल कंज्यूमर्स फोरम में एक केस फाइल करेंगे। हाँ, लेकिन हमें तो बार बार यही बताया गया कि डॉक्टर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते ही नहीं है। देखो रंजीत, तुम मुझे सिर्फ हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स ला दो, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। ये केस हम नेशनल कंज्यूमर फोरम में ही दाखिल करेंगे और वहीं से जीतेंगे भी। जी ठीक है। मिस्टर माथुर, सुना है आपने हमारे अगेंस्ट केस फाइल किया है? जी। मिस्टर माथुर, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बच्चे की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप अभी हॉस्पिटल खाली कर दीजिए। लेकिन आपने तो वादा किया था जिंदगी भर उसे संभालेंगे। मुंह ज़बानी वायदों की कोई कीमत नहीं होती मिस्टर माथुर। हम चाहेंगे कि आप अभी इसी वक्त रूम खाली करें। डॉक्टर मिश्रा, ऋषभ को बुखार है। आप जा सकते हैं। कितना है सिस्टर? 102। ठीक हो जाएगी ना? अभी हॉस्पिटल खाली करना है। क्या? देखिए, जब तक आप डिस्चार्ज स्लिप और केस की हिस्ट्री शीट नहीं देंगे मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं। अपने वकील से पूछे बिना हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं।
मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, मुझे मालूम है पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में चाहिए मुझे अभी। ढींगरा, इन्हें स्लिप दे दो। इसमें बुखार का कुछ मेंशन नहीं है। देखिए, आपको स्लिप चाहिए थी, हमने स्लिप दे दी है। अब पेशेंट को बुखार है या नहीं, मेरा ख्याल है हम बेहतर जानते हैं। I won't get away with this. केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे। राघव पुरी ने ऋषभ का मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उस वक्त डॉक्टर्स कंज्यूमर्स एक्ट के तहत नहीं आते थे, लेकिन राघव पुरी को यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा एक अन्य मुकदमा इस सच्चाई को बदल देगा, और हुआ भी वही। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डॉक्टर्स भी कंज्यूमर एक्ट का हिस्सा बन गए। ऋषभ का केस डॉक्टरी लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस का पहला मुकदमा था, जिसे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने स्वीकार किया। जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया वो यहां नहीं है। जिस डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट के बाद ऋषभ को रिवाइव किया वो भी यहां नहीं है। और वो नर्स जिसने उस रात गलत इंजेक्शन लगाया वो भी आज कोर्ट में नहीं है, जबकि वो अभी भी आपके हॉस्पिटल में काम कर रही है। जी। आपके मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? वेरी कॉम्पिटेंट। बस जरा ऋषभ के केस में गड़बड़ आ गई। दरअसल ऋषभ को क्लोरोक्विन सिरप दिया जा रहा था। क्लोरोक्विन सिरप और क्लोरोक्विन इंजेक्शन में थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर गए। जो नर्स सिरप और इंजेक्शन में कंफ्यूज हो जाती है उसे आप कॉम्पिटेंट कहते हैं डॉक्टर मिश्रा? मारिया मेंजिस 10th क्लास भी पास नहीं है, और जिस नर्सिंग इंस्टीट्यूट से उसने ट्रेनिंग ली है वो इंस्टीट्यूट एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, योर लॉर्डशिप। डॉक्टर मिश्रा, आपने इस नर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन? जरा सी गलती के लिए एक्शन? जरा सी गलती? उस नर्स की वजह से मेरे बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया। आप कह रहे हैं छोटी सी गलती? मेरा बच्चा कार्डियक अरेस्ट के बाद भी बच सकता था अगर उसके दिमाग को ऑक्सीजन सही वक्त पर मिल जाती। उसे रिवाइव करने में बहुत देर की गई, योर लॉर्डशिप। उसे रिवाइव करने में कोई देर नहीं की गई। जी हुई थी। डॉक्टर ढींगरा को कमरे में पहुंचते पहुंचते 7 मिनट लग गए थे। अगर डॉक्टर ढींगरा को 7 मिनट लगते, योर लॉर्डशिप, तो बच्चा बच ही नहीं सकता था, क्योंकि मेडिकल रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि किसी बच्चे के ब्रेन को कार्डियक अरेस्ट के बाद अगर 3.5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उसे बचाया नहीं जा सकता। जबकि मैं वहां पहुंचा तो उसे रिवाइव किया जा चुका था। लेकिन योर लॉर्डशिप, बच्चे का ब्रेन डैमेज नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन डॉक्टर मिश्रा आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चा डिसेरिब्रेट पोजीशन में था, यानी कि उसके हाथ पैर सिकड़े हुए थे जैसे मां के पेट में होता है। डॉक्टर मिश्रा, ऐसा किस वक्त होता है? जब दिमाग को खून की सप्लाई ठीक से न पहुंचे या फिर ब्रेन को ऑक्सीजन न मिले। और जब ब्रेन को ऑक्सीजन न पहुंचे तब क्या होता है डॉक्टर मिश्रा? तब ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ऋषभ के ब्रेन सेल्स डैमेज हुए हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अगले 1 साल तक मुकदमा चलता रहा। राघव पुरी ने ऋषभ की तरफ से 28 लाख रुपए के हर्जाने का दावा किया। ऋषभ की जिंदगी का अब कोई भी क्रम नहीं था। वो रात रात भर जागता रहता। सोनिया और रंजीत उसकी देखभाल बारी बारी से किया करते थे। तमाम किस्म की थेरेपीज भी ऋषभ को कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रही थी। वो अपनी जिंदगी के कीमती 1.5 साल ग्रीन फील्ड्स के बिस्तर पर पड़े पड़े गंवा चुका था। ऋषि, पौधा देख रहे हो? थोड़े दिन के बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें फूल आएंगे। तुम देखोगे ना उसको?
डॉक्टर, मैं सोनिया बोल रही हूँ। हाँ मिसेस माथुर, ऋषि मुस्कुराया। नहीं, अब मेरी बात तो सुनिए। आई सॉ हिम। कलर से सोनिया जान गई कि चमकदार तेज रंग देखकर ऋषभ रिएक्ट करता है। उसने ये भी पता कर लिया कि सबसे ज्यादा रंग बिरंगे फूल कार्नेशन के होते हैं, जो बहुत दिनों तक ताजे भी बने रहते हैं। उसने अपने घर की छत पर कार्नेशन के गमले लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार उसे अपने बेटे के दिमाग के पंचझरोकों से झांकती रोशनी की एक किरण नजर आ ही गई। योर लॉर्डशिप, इनके हर्जाने की रकम 28 लाख रुपया एकदम गलत है। इसका अंदाजा उन तमाम एनजीओ का है जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। इसको उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताया। डॉक्टर मिश्रा, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, क्या आप ये बताएंगे कि वो बच्चा कभी चल सकेगा? मैंने बच्चे को काफी देर से देखा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या वो बच्चा कभी बात कर सकेगा? मैं नहीं जानता। डॉक्टर मिश्रा, ऋषभ अभी सिर्फ 12 साल का है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप अदालत को साफ साफ ये बताइए कि क्या वो बच्चा कभी नॉर्मल हो सकेगा, आत्मनिर्भर हो सकेगा? यकीनन। आपका यकीन बेबुनियाद है। वो बच्चा अब कभी बात नहीं कर सकेगा, कभी चल नहीं सकेगा, कभी नॉर्मल नहीं हो सकेगा। लॉर्डशिप, वो बच्चा एक जिंदा लाश है। फिर भी वकील साहब फरमाते हैं कि ये फिगर अनरियलिस्टिक है। आई थिंक ऐसे बच्चे को विकलांग केंद्र भेज देना चाहिए। एक जिंदा लाश पर इतने पैसे खर्चे करना बिल्कुल बेमतलब है। और मिस्टर पुरी, आज तक अदालत में एक भी ऐसा डॉक्टर पेश नहीं कर पाए हैं जो 3 अप्रैल 1993 की रात को हुई घटना की तस्दीक कर सकें। मेरे पिता टेस्टिफाई कर चुके हैं और वो डॉक्टर है। वो इनके पिता है, इसलिए उनकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। डॉक्टर चौधरी, आप वहां थे उस रात? आपने ऋषभ को एग्जामिन किया था? हाँ, उसको बहुत बुरी तरह से हैंडल किया गया था। तो फिर यही बात आपको कोर्ट में कहने में क्यों? नहीं रंजीत, कोर्ट में कहना तो बहुत मुश्किल है, और वो भी एक फेलो डॉक्टर के खिलाफ गवाही देना तो। आपकी फेलो डॉक्टर? इसी दौरान रंजीत ने तय किया कि वो पूरी मेडिकल कम्युनिटी और महत्वपूर्ण हस्तियों से मदद की अपील करेगा। तकरीबन सभी डॉक्टरों ने अपने साथी डॉक्टर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। They'll have to own up. देखो, ग्रीनफील्ड्स के मालिक डॉक्टर मिश्रा मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। तो उनको बच्चों को मारने की आजादी है क्या? लोगों की जान से खेलने की आजादी है? देखो, हमारी सिंपैथीज आपके साथ हैं। आपकी सिंपैथीज नहीं चाहिए हमें। आप एक बात बताएंगे मिस्टर माथुर, ऋषभ माथुर के दिमाग के अलावा उनके शरीर के कौन से हिस्से काम कर रहे हैं? आई मीन लिवर, लंग्स, किडनी। आप अजीब उल्टी बात कर रहे हैं। Your Lordship, brain is the central organ of the body, जो कि बाकी सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है। मेरा बेटा चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकता। आप पूछ रहे हैं उसके जिस्म के बाकी हिस्से काम करते हैं या नहीं? हाँ, ये सच है कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से काम कर रहे हैं। लॉर्डशिप, मिस्टर माथुर के स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड किए जाएं कि उनके बेटे के जिस्म के कुछ हिस्से काम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई भी स्टेटमेंट्स दर्ज नहीं किए जाएंगे। इनका कंपेंसेशन केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर माथुर, आपको पता है कि ग्रीनफील्ड के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आपके बेटे की हालत हुई, तो फिर आप वहां पर क्यों गए? आपने उसे 1.5 साल तक वहां पर क्यों रखा? लॉर्डशिप, वी कुडंट स्टॉप होपिंग। डॉक्टर आनंद ने भी जवाब दे दिया था। तो क्या हम ऋषभ को वहीं मरने को छोड़ देते? ऐसे हालात में डॉक्टर मिश्रा का ऑफर आया तो हमें लगा शायद वाकई उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद सचमुच वो हमारी मदद करना चाहते हैं। इस ऑफर के पीछे उनका क्या मकसद था हम समझ नहीं पाए। लॉर्डशिप, डॉक्टर मिश्रा का ऑफर हमारे लिए आखिरी उम्मीद थी, ऋषभ के लिए आखिरी उम्मीद थी। और आपने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया और अपने बेटे को 1.5 साल तक ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल में रखा। 1 मिनट, मैंने इनसे बिल मांगा था योर लॉर्डशिप, लेकिन उन्होंने कभी बिल दिया ही नहीं। डिस्चार्ज के वक्त भी मैंने उनसे बिल मांगे तो बोले कि 2 दिन में आपको बिल भेज देंगे। उसके बाद भी मैं फोन करता रहा, लेकिन उन्होंने बिल ही नहीं दिया। योर लॉर्डशिप,
मिस्टर माथुर ने ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल की सर्विसेज का कोई पेमेंट नहीं किया, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें इस अदालत में मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं है। ये लॉर्डशिप, जब ऋषभ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तो वो बीमार था, लेकिन हंसता था, बात करता था, अपनी तकलीफ बता सकता था। वहां इन्होंने उसका इलाज किया और अब वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, कुछ महसूस नहीं कर पाता। हमारा सब कुछ उजाड़ कर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, और हम लोगों से इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। ये लॉर्डशिप, ये लोग सिर्फ अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जस्टिस नाथ के मुताबिक नर्स मारिया मेनेजेस और डॉक्टर ठींगरा ने अपना फर्ज बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से निभाया। डॉक्टरों की लापरवाही के इस मुकदमे में उन्होंने आज तक के सबसे अधिक मुआवजे के आदेश दिए। ऋषभ माथुर को 12.5 लाख और उसके माता पिता को अस्पताल की लापरवाही की वजह से पैदा हुई दिमागी तकलीफ के लिए 5 लाख रुपए। ग्रीनफील्ड्स ने यह हर्जाना देने से इनकार कर दिया। करना क्या है, बस इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी बच्चे का इलाज अस्पताल में हो रहा हो तो उसके साथ उसके माँ बाप भी कंज्यूमर माने जाएंगे। एक तरह से ये फैसला पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक संदेश था कि डॉक्टर मरीज के संबंधों में डॉक्टरों को अपनी सुपीरियरिटी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऋषभ और उसके माता पिता को हर्जाना दिए जाने के कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर मिश्रा आज भी ग्रीनफील्ड्स हॉस्पिटल चलाकर मुनाफा कमा रहे हैं। डॉक्टर ठींगरा और नर्स मारिया मेनेजेस दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। आज तक माथुर परिवार को मुआवजे के 17.5 लाख रुपयों में से 1 पैसा भी नहीं मिला है। सोनिया का फूलों के साथ नाता जो ऋषभ की मुस्कुराहट के साथ शुरू हुआ, अब भी कायम है। आज वो फ्लावर शोज में हिस्सा लेती है और काफी इनाम भी जीत चुकी है। ऋषभ अब 15 साल का हो चुका है। मुआवजे की घोषणा के बावजूद उसका कोई भविष्य नहीं है।